नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। ट्रंप के दोहरे चरित्र का भारत ने खोला कच्चा चिट्ठा। टैरिफ टेरर पर भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब। एस जयशंकर बोले, ना दबदबा चलेगा ना दादागिरी। रूस ने भी अमेरिका को खदेड़ा। एनडीए संसदीय दल की हुई अहम बैठक। ऑपरेशन सिंदूर के लिए पीएम मोदी को किया गया सम्मानित। बैठक में पीएम बोले, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कराकर विपक्ष ने कराई फजीहत। लोकसभा में एसआईआर को लेकर जमकर बवाल। विपक्ष ने किया जमकर विरोध प्रदर्शन, तो राज्यसभा में सीआईएसएफ कमांडो बुलाने के विवाद पर मचा हंगामा। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को फटकार, तो भड़क उठी बहन प्रियंका वाड्रा। कहा, सुप्रीम कोर्ट के जज तय नहीं कर सकते कि सच्चा भारतीय कौन। साथ ही राहुल के समर्थन में आए इंडी गठबंधन के नेता। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने जारी किया वोटर वेरिफिकेशन का आदेश। डरी सीएम ममता बनर्जी। ममता की पार्टी में भी विस्फोट, तो वहीं टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर किया अटैक। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात ट्रंप की धमकी पर भारत के दो टूक जवाब की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकी पर भारत ने अब तक का सबसे बड़ा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने न केवल जवाब दिया, बल्कि अमेरिका और यूई का धागा भी खोल दिया और कहा कि खुद करो तो ठीक, दूसरा करे तो गलत। अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड पर विदेश मंत्रालय ने साफ लहजे में कहा कि वो देश में हमें क्या नसीहत देंगे जो खुद रूस से अरबों डॉलर का कारोबार कर रहे हैं। मंत्रालय ने साफ कहा कि भारत को निशाना बनाना अनुचित और तर्कहीन है। भारत अपने राष्ट्र हितों और आर्थिक सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। इतना ही नहीं, खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अच्छे से सुना दिया और कहा कि दबदबे वाली व्यवस्था नहीं चलेगी। भारत अब किसी भी दादागिरी को नहीं मानने वाला। साथ ही रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने भी अमेरिका को अच्छे से सुनाया है। एक और खबर यह भी सामने आ रही है कि एनएसए अजीत डोभाल जल्द रूस का दौरा भी कर सकते हैं। भारत जिस तरह से अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, क्या व्यापार को लेकर कोई बड़ा एक्शन ले सकता है भारत? देखिए, दोनों स्तर पर है, व्यापार और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अगर आप व्यापार में, ट्रेड में हमारे साथ सही तरीके से नेगोशिएट नहीं करोगे तो फिर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारी क्यों होगी? फिर हम क्यों क्वाड का हिस्सा बने रहेंगे, जिसमें अमेरिका चाहता है कि एशिया के देश इन लोगों के साथ मिलकर चीन पर दबाव बनाने की कोशिश की जाए? हम क्यों क्वाड का हिस्सा बने? स्ट्रेटेजिक पार्टनर तुम्हारा क्यों बने? एशिया क्षेत्र में हम तुम्हारे साथ किसी भी तरह का डिफेंस डील क्यों करें? इसलिए अमेरिका को हर तरह से जवाब दिया जा रहा है। डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्रेड को लेकर अमेरिका को पूरी तरह से नंगा कर दिया। ट्रंप को बता दिया कि आपकी दादागिरी तो नहीं चलेगी, लेकिन साथ ही जो दोहरा चरित्र तुम लोगों का है कि तुम एक तरफ रूस के साथ व्यापार करते हो, अपनी आवश्यकता की चीजें खरीदते हो, और उसके बाद दूसरे लोगों को उसकी आवश्यकता की चीज, हमारे पास एनर्जी नीड है तो हम उसी का व्यापार करते हैं, तो वैसे स्थिति में तुम हमें दबाने की कोशिश करते हो। यह सिर्फ डिप्लोमेटिक तरीके से जवाब नहीं है, बल्कि इधर देखिए, ईस्टर्न कमांड, आर्मी का जो ईस्टर्न कमांड है, वो पिछले अमेरिका के उन सारे कुकर्मों का पोल खोल रहा है। पहले के कटिंग अखबारों के शेयर किए जा रहे हैं और भारत के आर्मी की तरफ से शेयर किया जा रहा है 1971 में कैसे अमेरिका ने भारत को धोखा दिया था। ये निक्सन का लेटर जो इंदिरा गांधी का था, उसी का असर है कि अब फिर से याद दिलाया जा रहा है 71 में कैसे अमेरिका ने भारत को धोखा दिया, $54 मिलियन पाकिस्तान को दिया। तो इसका मतलब है कि अब दोनों स्तर पर, राजनीति
सरकार और सेना हर स्तर पर अमेरिका को जवाब देने की तैयारी चल रही है। जी, अब बात एनडीए संसदीय दल की बैठक की। दिल्ली स्थित संसद भवन परिसर में आज एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। इसमें एनडीए सांसदों ने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव की सफलता पर पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। इसके साथ ही कई प्रस्ताव भी पास हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक को संबोधित करते हुए विपक्ष पर भी निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष अपने पैर पर पत्थर मारने में माहिर है। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग करके विपक्ष ने गलती की है। इससे विपक्ष की ही फजीहत हुई है। विपक्ष रोज ऐसी चर्चा कराए, हम इस फील्ड में माहिर हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। देश की जनता सब देख रही है। साथ ही पीएम ने अमित शाह की भी तारीफ की और कहा कि वो अब सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले केंद्रीय गृह मंत्री हैं। इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है। सर, आज की मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट थी और मीटिंग में क्या क्या हुआ? देखिए, मीटिंग इसलिए बुलाई गई थी कि एनडीए के भी कुछ सांसद थोड़े परेशान थे। उनका मनोबल थोड़ा कमजोर हो रहा था और उनको लग रहा था हमें मोटिवेशन की जरूरत है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई। इतने दिनों के अंदर विपक्ष हंगामा करते रहा। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के दूसरे सहयोगियों ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान इनकी फजीहत की, लेकिन ये विपक्ष में बैठे बेशर्म लोग, इन लोगों ने उस बात को माना नहीं, बल्कि संसद की कार्रवाई को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की। हर रोज बाधा पैदा करते रहे। तो इसलिए एनडीए के भी कुछ सांसद नए नए आए हैं। कुछ लोगों को लगता है कि हमें केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, अमित शाह की तरफ से कुछ आश्वासन मिले, ताकि ये लग सके कि हम लोग संसद के इस सत्र में कुछ काम कर रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को कहा गया, थोड़ा मोटिवेट कीजिए। और मोटिवेट करने के लिए आए। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर इन लोगों ने चर्चा की मांग की और चर्चा में हम लोगों ने वो कर दिखाया जो कि ये उम्मीद नहीं कर रहे थे। ये तो सोच रहे थे निरुत्तर कर देंगे, इन लोगों से ऐसे सवाल सरकार से करेंगे कि इनके पास जवाब नहीं होगा। हमने तो सारा जवाब भी दिया और इनकी औकात भी बताई। साथ ही ये जो डिस्टर्ब कर रहे हैं सदन को, तो डिस्टर्ब कर रहे हैं उसको करने दीजिए। हम क्यों, वो अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं तो उनको रोकने जाए? खुद के लिए ये लोगों के बीच अपनी छवि खराब कर रहे हैं कि संसद में काम नहीं करने देंगे। हम थोड़े दिन तक इनको रोकते हैं, देखते हैं, और उसके बाद हम अपना काम करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो बिल है उस बिल को तो हम इस मॉनसून सत्र के दौरान पारित करवाएंगे। चाहे ये हंगामा करें, चाहे ये प्रदर्शन करें या बायकॉट कर दें, अगर बाहर भी चल जाते हैं, बहिष्कार भी कर देते हैं, तो भी हम अपने बिल पर बिना चर्चा के पारित करवाएंगे। इन लोगों को जो हंगामा करना है उसके ऊपर आप ध्यान मत दीजिए। आप सरकार का हिस्सा है तो सरकार के उन कामों में सहयोग करने के लिए आगे बढ़िए जो कि हम देश के लिए, राष्ट्र के हित में करने जा रहे हैं। जी, तो एनडीए की मीटिंग में रणनीति पर चर्चा हो रही है, तो वहीं विपक्ष की सारी रणनीति फेल ही नजर आ रही है। विपक्ष का बस यही काम रह गया है कि हंगामा करो, हंगामा करो, हंगामा करो। और आज फिर से संसद से हंगामे की तस्वीर सामने आई। संसद के मानसून सत्र के 12वें दिन विपक्ष के भारी हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई बाधित रही। बिहार में एसआईआर और राज्यसभा में सीआईएसएफ तैनाती के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के चलते दोनों सदनों की कार्रवाई को बार बार स्थगित करना पड़ा। सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला के सामने लोकतंत्र बचाओ के नारे लगाए और मतदाता सूची में गड़बड़ियों पर चर्चा की मांग की। वहीं राज्यसभा में सीआईएसएफ तैनाती के मुद्दे पर विपक्ष और उप सभापति के बीच में तीखी बहस हुई। विपक्षी सांसदों ने नियम 267 के तहत इस मुद्दे पर तत्काल चर्चा की मांग की, लेकिन इसे स्वीकार न किए जाने पर जोरदार नारेबाजी की गई। सर, आज उम्मीद थी कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन आज फिर वही हंगामा हुआ। हर रोज बैठक चल रही है, इन लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है, नियम कानून सबका हवाला दिया गया, लेकिन अगर इनकी नीयत ही नहीं है कि लोकसभा या राज्यसभा की कार्यवाही को चलने दे, सरकार कोई प्रोडक्टिव काम करने वाली है, जैसे स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल आने वाला था, उस पर चर्चा के लिए आपको समय दिया गया। ऐसे कहेंगे क्रिकेट, ऐसे कहेंगे कि स्पोर्ट्स में काम नहीं हो रहा, लेकिन उनके गवर्नेंस के लिए बिल आ रहा है, उसमें आप चर्चा ही नहीं करेंगे, चर्चा से भाग जाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। एक और बिल अभी प्रस्तावित था इसी दिन कि इसमें एंटी डोपिंग ड्यूटी,
ये एंटी डोपिंग बिल जो आने वाला था उसके लिए भी चर्चा की जाने वाली थी, लेकिन इन लोगों ने हंगामा करके उसे भी टाल दिया। तो चर्चा करने से भागते हो क्यों? क्योंकि चर्चा करोगे तो तुम्हारी पोल खुलेगी। इन लोगों ने प्लान बना लिया है कि पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की, उसकी भी पोल खुल गई, हमें ही ह्यूमिलिएट होना पड़ा। उसके बाद सवाल जब भी पूछे गए, जैसे पिछले दिनों ईडी के बारे में सवाल पूछा गया तो मंत्री ने जवाब दिया जिसमें कहा गया कि अभी तक 5226 मामले ऐसे हैं जो ईडी के पास है, 1500 में चार्जशीट दायर हो गए हैं, 15 से 18 ऐसे मामले हैं जिसमें फैसले हुए, कन्विक्शन हो गए हैं, और ईडी अपनी कार्रवाई में तकरीबन 1,67,000 करोड़ रुपया ये जब्ती की है, जिसका उपयोग हम दूसरी योजनाओं में कर रहे हैं, ब्लैक मनी के ऊपर हमला। तो ये सारे डाटा आते हैं, काम आते हैं, तो इन लोगों को वो सारी सरकार के अचीवमेंट के बारे में बात तो करनी नहीं है। तो इसलिए चर्चा से भागने का एक रास्ता, एसआईआर पर करो हंगामा, और चूंकि सरकार इस पर चर्चा के लिए तैयार नहीं हुई क्योंकि नियम है, और उस नियम के तहत ये चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक इकाई जो स्वतंत्र इकाई है उसके फंक्शनिंग पर, उसके एडमिनिस्ट्रेशन पर चर्चा नहीं कर सकती। आप वोटर रोल पर चर्चा करो, ये तो बात कही गई कि आप चाहें तो इलेक्टोरल रिफॉर्म पर चर्चा करो, इलेक्शन कमीशन पर चर्चा नहीं होगी क्योंकि ये नियम के खिलाफ है। जी, बढ़ते आगे। बात अगली खबर की। राहुल गांधी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की थी और सेना पर दिए गए उनके बयान की आलोचना की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि आखिर राहुल गांधी को कैसे पता कि भारतीय जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो इस तरह की बातें नहीं कर सकते हैं। इस मामले में अब उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा का रिएक्शन आया है। प्रियंका गांधी का कहना है कि उनके भाई राहुल गांधी सेना के खिलाफ कभी कुछ कह ही नहीं सकते। राहुल गांधी के बचाव में प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सच्चा भारतीय कौन है ये सुप्रीम कोर्ट तय नहीं कर सकता। साथ ही इंडी गठबंधन के नेता भी राहुल गांधी के बचाव में उतर आए हैं। सर, ऐसा अचानक से क्या हो गया कि राहुल गांधी के समर्थन में ये सारे नेता एकजुट हो गए? देखिए, इस देश में ऐसी स्थितियां रही है कि इस देश में ये सोच लिया गया, विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां कभी कांग्रेस के खिलाफ रहती थी, आज कांग्रेस के साथ है, फिर परिवार के अंदर के लोग कभी कभी एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, फिर साथ हो जाते हैं, क्योंकि इन लोगों ने तय कर लिया है कि इस देश में सारे फैसले एक परिवार के अंतर्गत होगी। उसी के पास एक अथॉरिटी है। जवाहरलाल नेहरू के पास अथॉरिटी थी कि तिब्बत पर चीन के कब्जे को हम मान्यता दे दें। उनके पास अथॉरिटी थी कि जम्मू कश्मीर को, कुछ क्षेत्र को हम पाकिस्तान को सौंप दें, जिसको आज पीओके कहते हैं। उन्हीं के पास अथॉरिटी थी कि आप लद्दाख के क्षेत्र में चीन के कब्जे वाली जमीन को वापस न लो। आज ही राहुल गांधी कह रहा है 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चीन ने कब्जा कर रखा है, लेकिन यह कब्जा 1962 वाला है। ये नहीं बताता कि कब का है, गालवान में संघर्ष के समय का नहीं, बल्कि जवाहरलाल नेहरू के समय का है। इन लोगों ने मान लिया कि जब जो फैसला होगा ये यही परिवार लेगा, चाहे इमरजेंसी लगाना हो, लोकतंत्र की हत्या करना हो, या संविधान में जितने संशोधन करना हो, या वोट देने की उम्र कम करना हो। आज अगर हो जाए ये वोट देने की उम्र कम करना हो, साहवानों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी संविधान में संशोधन करना, ये सारे फैसले अथॉरिटी इस परिवार के पास है। इसलिए ये मानता ही नहीं कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, जज क्या है, इसी क्या है। ये तो एक ही परिवार है जो बता सकता है कि कौन देशभक्त है, कौन देशद्रोही है, कौन किसके साथ खड़ा है, कौन किसके खिलाफ खड़ा है। इसलिए प्रियंका वाड्रा अब उस मोड में आई है कि नहीं, अब हमें भी राहुल गांधी की तरह अथॉरिटी के साथ बात करनी है। पहले ये बात नहीं करते थे, अब ये अचानक से इनको लगने लगा कि हम भी तो गांधी नेहरू खानदान के हैं, तो हमें भी उस अथॉरिटी के साथ बात करनी चाहिए। तो सबसे पहले अथॉरिटी दिखाई कहां? सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ राहुल गांधी के मसले पर, ताकि कोई चैलेंज भी ना कर सके पार्टी के अंदर। ऐसे तो लोग कहने लगेंगे, पार्टी के अंदर ही राहुल गांधी कहेगा नहीं नहीं तुम हमारी तरह बात नहीं कर सकते, तुम अभी उसी अंदाज में रहो कि पार्टी की महासचिव हो, आला कमान नहीं हो। इसलिए राहुल गांधी के साथ ये जो हुआ है
उसके बाद प्रियंका वाड्रा ने राहुल गांधी का जिक्र करते हुए अपनी ऑथोरिटी दिखाई है। आगे देखिए क्या क्या होता है जी। अब बात आज की आखिरी खबर की। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कई मोर्चों पर बुरी फंसी हुई है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में वोटर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इस बारे में जानकारी दी है और राज्य के निर्वाचन अधिकारियों से मतदाता सूची के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। तो एसआईआर ममता बनर्जी के लिए जी का जंजाल बन चुका है। साथ ही पश्चिम बंगाल में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर आज हमला हो गया। कूच बिहार जिले के खागड़ा बाड़ी में यह हमला किया गया। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने काफिले को काले झंडे दिखाए, चोर चोर के नारे लगाए और काफिले के कुछ वाहनों पर डंडों से हमला कर दिया। पुलिस की मौजूदगी में ही यह हमला हुआ है। साथ ही टीएमसी के अंदर भी जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। कैसे अलग अलग मोर्चों को लेकर घिर गई है ममता बनर्जी। देखिए, ममता बनर्जी तो परेशान है ही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो उठ रहा है इस देश के निकम्मे निठल्ले विपक्ष के ऊपर। ये विपक्षी पार्टियां जिसको शर्म नहीं आती है कि अगर यही हाल किसी वैसे स्टेट में हो गया होता जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर महाराष्ट्र में वहां के नेता जो विपक्ष में बैठे हुए नेता, प्रतिपक्ष तो वहां बना नहीं है कोई, तो विपक्ष में बैठे हुए नेता के साथ ऐसा हो गया होता, तो उद्धव ठाकरे की गाड़ी पर हमला हो गया होता, तो या फिर हरियाणा में या फिर बिहार के अंदर ही ये जो तेजस्वी यादव की गाड़ी पर हमला हो गया होता, तो ये पूरे देश में हंगामा करता कि देखो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये लोकतंत्र का झंडा लेकर चलता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष उसके ऊपर हमला होता है और दिल्ली में बैठे हुए विपक्षी पार्टी के नेता आपस में मिलकर चर्चा क्या करते हैं कि हमें कैसे एकजुट होना है। ये सारे चोर लुटेरे एक साथ आ जाएंगे, लेकिन ममता बनर्जी की समस्या खत्म नहीं होगी। ये जितने एकजुट होकर सुप्रीम कोर्ट गए कोई फर्क नहीं पड़ा। चुनाव आयोग ने कह दिया अब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी। ये चीखती चिल्लाती रह जाएंगी, पारामिलिट्री फोर्सेस वहां जाएंगे, जरूरत पड़ी सेना के हवाले कर दो, लेकिन एसआईआर तो शुरू होगा। और एसआईआर को इन लोगों ने पहले ही मान लिया एनआरसी है, एनआरसी बैकडोर एनआरसी। तो इसका मतलब है कि अभी जो पश्चिम बंगाल में होने वाला है उससे ममता बनर्जी की पार्टी के नेता भी सोचने लगे हैं कि अगर फर्जी वोटर कटा तो इस पार्टी के साथ हमारा भविष्य नहीं है। ऐसे भी एंटी इनकम्बेंसी हावी है। बहुत दिन तक कम्युनिस्ट पार्टियों ने शासन किया, टीएमसी ने शासन किया, अब बदलाव का समय है, तो बदलाव के साथ तो पार्टी के नेता भी बदलेंगे, अभी और बदलने वाले हैं। इसीलिए ममता बनर्जी का फ्रस्ट्रेशन का लेवल ऐसे हो गया कि शुभेंदु अधिकारी जैसे नेता के काफिले पर हमला करवाने लगी, और अब ये हमला करवाती रहे, उधर इनके पैरों तले से कुर्सी खिसक रही है, अब इनका वापसी संभव नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, समझाने धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।